नमस्कार, मैं राहुल कुमार सिंह हूँ, जो बघरा निवासी हूँ, मोहद्दीनगर में रहते हैं। आज हम अमित कुमार भोटू जी से कुछ बात करेंगे। तो आज हम आपको बताना चाहेंगे कि हम आज माइक पकड़े हुए हैं। निश्चित है कि हम पत्रकारिता के इथिक्स का पालन करेंगे। सबसे पहले अमित कुमार भोटू जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि मोहद्दीनगर में बहुत सारे ऐसे आदमी हैं या बहुत युवा को ऐसे बरगलाए गए हैं कि मोहद्दीनगर का नाम चेंज करे, जो कि मोहद्दीनगर का नाम 1526 ईस्वी के बाद मोहद्दीनगर पड़ा है। उस समय बिहार का भी जन्म नहीं हुआ था, उससे पहले हमारे मोहद्दीनगर का जन्म हुआ है। ये मोहद्दीनगर के नाम पर आपका स्टैंड क्या रहेगा? जहाँ तक अभी जब से 2017 में माननीय योगी आदित्यनाथ जी अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, तब से एक नाम चेंज करने का मतलब ट्रेंड चल गया। जो हर जगह का नाम हमारा पर्सनल व्यू ये है। बहुत आदमी मोहद्दीनगर में कोई बोलते हैं जो महादेव नगर बना दीजिए, कोई कहते हैं मोहद्दीनगर ही रहने दीजिए, लेकिन हमारा अपना मानना है जो किसी भी जो चीज़ है उससे छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। जो स्थिति है और किसी दूसरा ये कर दीजिए, दूसरा चीज़ का नाम बदल दीजिए या दूसरा कोई संस्था रखे उसका नामकरण कर दीजिए। लेकिन अब तो हो गया, अगर मान के चलिए मोहिउद्दीन नगर है तो बहुत आदमी को लगेगा जो नहीं भाई सही है, कुछ आदमी को लगेगा जो नहीं गलत हो रहा है। तो हमारा हमेशा से ये रहा है कि हमारा समाज का कोई भी तबका मतलब अपने आप को ठगा हुआ, दबा हुआ और ये क्या कहते हैं प्रताड़ित किया हुआ महसूस नहीं होना चाहिए। हमारा ये है जो हमारा जो संस्कृति है, जो कहते हैं वसुधैव कुटुम्बकम, मतलब वर्ल्ड इज वन फैमिली, तो इस हिसाब से पालन होना चाहिए। नहीं तो अगला को लगेगा क्या जो हमारा यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए। तो हमारे समझ से इसको नहीं छेड़छाड़ करते हुए ये होना चाहिए तो बहुत अच्छा रहना चाहिए। तो सरकार के निर्णय में ये तो जनता कुछ किन्हीं लोगों का ओपिनियन होगा जो बनना चाहिए, हम मेरा ओपिनियन है नहीं बनना चाहिए, लेकिन वो तो सरकार निर्भर करेगा। सरकार के जब संज्ञान में आएगा क्या कैसे होगा वो लेकिन मेरा व्यक्तिगत राय है ये जो इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए। अच्छा, हमारा दूसरा क्वेश्चन ये है कि आरजेडी के जो नेता प्रतिपक्ष हुए तेजस्वी जी, वो बोलते हैं कि आरजेडी A to Z का पार्टी है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आरजेडी हो, गठबंधन हो या महागठबंधन के कोई दल, दलित को जनरल सीट से टिकट क्यों नहीं देते हैं? इस पर आपका क्या स्टैंड रहेगा? मतलब अब हमारे समझ से दलित को जो नहीं देते हैं टिकट, तो ये तो ट्रेंड बना लिए हैं। कोई भी जो यहीं पे रहिए, अभी दलित का जो मुद्दा कोई दिक्कत नहीं, दलित आके जीतेंगे। लेकिन अगर कोई युवा, कोई सक्षम दलित जो कैपेबल होगा, अब अभी बहुत ट्रेंड हमारे मोहद्दीनगर विधानसभा में चलता है। कोई कहता है वोकल फॉर सोशल, कोई कहता है वोकल फॉर लोकल, लेकिन मेरा अपना धारणा क्या है, वोकल फॉर कैपेबल, जो क्षमतावान है, जिसमें कैपेबिलिटी है, उसको आना चाहिए। तो कोई भी हमारा दलित भाई, कोई पढ़ा लिखा युवा जिसको राजनीति में गहरी रुचि है, वो जनरल सीट से सीट निकाल लेगा। लेकिन ये जो अपने बपौती समझ के रखे एक ही दलित सीट से जीतते जा रहे हैं, तो वैसा दलित नहीं जीतेगा। यहाँ पे कोई अच्छा युवा, आप बताइए ना, कौन दलित नेता है जो दलित का कल्याण करते हैं? कोई नहीं। रामविलास पासवान है, दिल्ली में मस्त है। ये जीतन राम मांझी जी, उनका तो कोई विचार था, वो कभी इधर जाते हैं कभी इधर जाते हैं। कोई हमारा दलित समाज आज भी जिस बेरुखी से पड़ा हुआ है, वो तो हम जब कभी सलाम रियाज में घूमिएगा तो पता चलेगा, मतलब रोना आ जाता है। वो भी हमारा समाज का अंग है और बिना दलित भाई के भी बिना विकास हुए मतलब हमारा समाज एक नहीं हो सकता है। ठीक है, या और मेरा ये तीसरा क्वेश्चन ये है कि आरजेडी में कुल 100 सीट में 10 महिला को टिकट मिलता है, 10 में से 9 लोकल होता है, उसी जिले में उसको चुनाव लड़ाया जाता है। पर हमारे मोहद्दीनगर में ऐसा क्या होता है कि दूसरे जिले के व्यक्ति को टिकट दिया जाता है, यानी इसको सेट विधानसभा के तौर पर दोनों गठबंधन और महागठबंधन के दोनों दल करना चाह रहे हैं। इस पर आपका क्या स्टैंड है? मेरा जहाँ तक स्टैंड है, ये तो संविधान का ये है, हक है, जो कोई भी आदमी इंडिया मतलब भारत का आदमी कहीं भी कोई चुनाव लड़ सकता है। लेकिन ये तो दुर्भाग्य है इस क्षेत्र का, ये है जो इतना ये अपने आप को कमजोर, इतना वीक कैसे हो गए जो दूसरे जगह के लोग बाजी मार रहे हैं। अगर ये है, अगर यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे कुश्ती प्रतियोगिता करिए, सिंपल सी बात है सर, यहाँ पे कुश्ती प्रतियोगिता करिए, आप शील्ड कप 4 व्हीलर रख दीजिए इनाम में, और हम लोग यहाँ के सुल्तानपुर के वासी हैं और हम लोग कोई पहलवान नहीं है, तो दूसरे पहलवान बाजी मार के चला जाएगा। तो अगर कुश्ती लड़ना है, पहलवानी ये करना है, तो पहलवानी सीखना पड़ेगा।
मेरा ये मानना है, और ये संवैधानिक अधिकार है, और ये तो होता ही है, जो लोकल रहता है तो सही रहता है। लेकिन अब इस पे क्या कहा जाए, मैं ये पेशे से अधिवक्ता हूँ, तो मैं तो संविधान के खिलाफ नहीं जाऊंगा ना। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जो क्या कहते हैं वाराणसी से आके चुनाव लड़े, तो संविधान ये हमारा हक देता है। अगर कोई ये है तो इस संविधान में अमेंडमेंट करना पड़ेगा। अगर अमेंडमेंट करके हो तब ये लोकल और सोशल हो सकता है, नहीं तो यहाँ का आदमी का अगर सच में राजनीति में रुचि है, अगर पहलवानी करना ही है तो पहलवानी सीखना पड़ेगा। कसरत दंड पे लिए, भैंस का दूध खाइए, काजू किशमिश बादाम मुनक्का खाइए और आइए मैदान में, स्वागत है। अभी अभी महनार मोहद्दीनगर सड़क चौड़ीकरण के मुद्दा पर सुजीत भगत जी का दंडवत यात्रा था। उसका कुछ लोगों ने फेसबुक के माध्यम से विरोध करने का काम किया, तो इस पर आपका क्या स्टैंड रहेगा? इस पर हमको ये साफ स्टैंड है, माननीय सुजीत भगत भाई जो हैं ये अच्छा काम कर रहे हैं, और हमेशा मैं आंदोलन का पक्षधर रहा हूँ। जहाँ से देखिए जयप्रकाश नारायण का आंदोलन हो या 1942 में महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन हो, हर समय आंदोलन ने देश को दशा दिशा देने का काम किया है। और सुजीत भगत जी हमको पर्सनली इन्फॉर्म भी किए थे, तो हम अति व्यस्तता के कारण हम नहीं उसमें शामिल हो पाए, लेकिन उनको फोन करके और फेसबुक के माध्यम से भी हम बोले मैं सुजीत भगत जी के इस कार्यक्रम का जोर समर्थन करता हूं। लेकिन हमको तो दुर्भाग्य है कि कोई आदमी बोल रहे हैं बजट पास हो गया, ये हो गया, ये आंदोलन कर रहा है पॉलिटिकली मोटिवेटेड। अरे भाई, हर आदमी पॉलिटिकल मोटिवेटेड होकर ही जाता है। किसी को पता होता है कि यहाँ से कुछ लाभ मिलने वाला है, वो इन्वेस्ट करता है। अगर मान के चलिए सुजीत भगत जी का ये राजनीति महत्वाकांक्षा है तो क्या गलत है? क्यों क्यों वो यहाँ का आदमी नहीं है क्या? भारत का नागरिक नहीं है? उसको चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है? लेकिन आंदोलन होना चाहिए। आज देखिए गुंगी बहरी सरकार है, ये हमारा ताजपुर बख्तियारपुर पुल है, इसका भी कोई सुध ये नहीं है। तो कंपनी जिसका टेंडर मिला 2016 में डेडलाइन था, आज ये बैंकरप्ट होकर चली गई। इतना मतलब ये स्थिति है, जो क्या कहा जाए, सड़क है डेली एक्सीडेंट होता है, यहाँ पे कुछ नहीं। अगर आंदोलन बेचारा ये सष्टांग यात्रा कर ही दिया तो क्या हो गया? हमारे समझ से जो भी गलत किए हैं ये उनकी भूल है। अगर अच्छे से वो तथ्य को पढ़ेंगे तो शायद उनको भी ये हो। मोहद्दीनगर में भौगोलिक स्थिति के कारण दो चीज हमेशा होता है, एक गंगा नदी का बाढ़ और दूसरा कटाव। और एक और मुद्दा है यहाँ का, यहाँ दूषित पानी सारे जगह मिलते हैं। ये दूषित पानी से छुटकारा मोहद्दीनगर को कैसे मिलेगा, बाढ़ से छुटकारा कैसे मिलेगा और कटाव से छुटकारा? दूषित पानी का तो ये बिहार सरकार का कार्यक्रम चल रहा है, हर घर नल जल योजना। इससे मतलब हम इसको तो पूरा हम अध्ययन नहीं किए हैं, लेकिन ये है जो मतलब डीप लेवल से वाटर उठा के और सप्लाई करने हैं, खास करके ये पीने का पानी है। तो इसमें विशेषज्ञ लोग ये अपना ये मत दिए हैं कि इससे आर्सेनिक का मामला ये होगा। अगर आर्सेनिक का ही है तो सारा आदमी का हम तो यही कहेंगे जो भाई आत्मनिर्भर बनने का जमाना है, सारे लोग अपने अपने घर में आरओ लगा लीजिए। और जहाँ तक कटाव की स्थिति है तो कटाव का तो हम लोग गंगा के गोद में बसे ही हुए हैं, हर समय अंदेशा बना रहता है। जो और यहाँ से कोई हैवी वेटेड नेता है नहीं जो ये करे। उस समय क्या कहते हैं आपके तरफ रसलपुर महनार के साइड में जो बंडाल उंडाल वाला कार्यक्रम हुआ है, लेकिन अभी तो पूरा स्थिति जो है तो सरकारी उदासीनता के कारण ही हमारे बिहार में आज बाढ़ है। अब देखिए जो हमारा उधर दरभंगा से लेके सुपौल, सहरसा, गोपालगंज इधर जो पानी आया है वो तो सब नेपाल का पानी है। वहाँ पे अभी नेपाल का ऐसा स्थिति है जो हमको रिपेयरिंग करने नहीं दिया। तो ये तो गंगा के पानी से कम और दूसरे देश के पानी से हम लोग त्रस्त है। और तो यही है। और जहाँ तक ये गंगा का पानी है ये लाभान्वित भी करती है। हम लोग यहाँ खेती पेशा वाले लोग हैं, तक खेती के लिए सही है। लेकिन हम लोग के साइड में एक ये हो जाए जो रोड का लेवल जो है ना हाइट वो कम है, अगर थोड़ा 2-3 फीट इसको हाइट कर दिया जाए और बीच बीच में ये पानी का पास करने के लिए पुलिया अंडरपास वाला हो जाए तो फिर बाढ़ कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये सारा उदासीनता है, क्या किया जाए? तो सरकार के पक्ष में अब क्या यहाँ के प्रशासनिक अमला क्या रिपोर्ट तैयार करते हैं, क्या सरकार को ब्रीफिंग करते हैं, वो तो वही जानेंगे। देखिए पीएचईडी का कुल बजट जो है 5300 करोड़ है। आपको लगता है कि हमारे जो मोहद्दीनगर का हक होना चाहिए उतना पैसा मोहद्दीनगर में आ जाता है? वो तो आप जान ही रहे हैं जिस क्षेत्र में जहाँ पे मतलब दम कैपेबल नेता, इसलिए तो हम बात बोल रहे हैं ये वोकल फॉर कैपेबल। तो जो कैपेबल आदमी, क्षमतावान आदमी है, जिसके पास विजन है, आपके पास पहले क्या होता है डेवलपमेंट, बाद में होता है विजन है, आपके पास दृष्टि, आपके पास कोई रोड मैप होगा तभी तो आप मुख्यमंत्री जी के पास जाएंगे, बोलेंगे सर ऐसे ऐसे ये है, आप ब्रीफ करिए। तो
उसके बाद केंद्र सरकार क्या योजना है, आप योजना का लाइए। आप मान के चलिए यहाँ का जो एमएलए है तो एमएलए फंड लाएंगे, लेकिन एमएलसी का सीट निर्धारित नहीं है राशि, वो कहीं भी बिहार में खर्च करने का काम करेंगे। उसके बाद राज्यसभा का ये होता है, राज्यसभा के सांसद हैं, उनसे भी फंड लाया जा सकता है। और अभी अभी तो हर विभाग में जस का तास पैसा पड़ा हुआ है, लेकिन सारा आप तो बजट की बात करते हैं, हमको बहुत खुशी होती है, लेकिन ये देखिए जो जितना कम से कम बजट आता है और उसमें से आपको मतलब आश्चर्य लगेगा, जो मतलब 40 से 45% बजट लौट के चला जाता है। तो कम से कम जो आता है उसको हम तो 100% खर्च ही नहीं कर पा रहे। तो यहाँ पे विजन का कमी है। अगर कोई कैपेबल आदमी, अगर क्षमतावान आ जाए तो फिर देखा जाएगा, अब तस्वीर बदलेगी। इसी के साथ ये हमारा जो इंटरव्यू है वो समाप्त होता है। हम थे अमित कुमार भोटू के साथ, मैं राहुल कुमार सिंह, बघड़ा मोहद्दीनगर से। धन्यवाद।